हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है अमृता मधुकलिया, आसाम की जर्नलिस्ट हैं और एयर शॉट में असिस्टेंट एडिटर हैं। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मैनेजिंग कमेटी की भी मेंबर बनी है। चुनाव इन्होंने जीता है। उनसे बातचीत करेंगे। आसाम का जो रिजल्ट आया है, ऐसा क्यों आया है, क्या रीजन रहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी ने दोबारा वहां वापसी की है। अमृता, बहुत स्वागत है आपका मिलर टाइम्स में। आप आसाम से ताल्लुक रखती है और मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आप हैं। अंदाजा ये लग रहा था कि दोबारा कांग्रेस वहां जीत जाएगी और बीजेपी की वापसी नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रही है। क्या मेन जी। रीजन है? बीजेपी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी किसी तरीके से हो नहीं पाया। ये इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए कि कांग्रेस की सरकार असम में अ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आती है। यानी कि अगर एक बार कांग्रेस हार जाती है तो अगले साल अगर कोई दूसरा पार्टी आता है तो उसके बाद अलग से कांग्रेस आ जाती है। आई मीन असम के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में यही आप देखेंगे, यही एक हिस्ट्री रहा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है। पर ये पहली बार हुआ बल्कि है मोस्टली कि कांग्रेस की सरकार रही है 10 साल हाँ, को यानी कि छोड़ दे। कांग्रेस आ जाती है या तो एजीपी आती थी एजेपी। और जो भी है, आई मीन कांग्रेस फिर वापस आ ही जाती थी। तो ये पहली बार हुआ है कि एक नॉन कांग्रेस सरकार वापस फॉर द सेकेंड टर्म आ रही है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये बीजेपी का सेकेंड टर्म है। बीजेपी इससे पहले असम में कभी था ही नहीं और 2016 में पहली बार बीजेपी ने अपना सरकार गठन किया असम में। और जब उन्होंने 2016 में लास्ट टाइम गवर्नमेंट बनाया, उसके बाद से पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए इजी हो गया बाकी बनाने के लिए सरकार। इस बार का अगर आप थोड़ा सा देखें कि क्या किस तरीके से इलेक्शन जीती गई, क्या मुद्दे थे, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो लग रहा था कि एनटीसीए प्रोटेस्ट के ऊपर जाएगी। बट जब वोटिंग की बात आई तो वोटिंग में उस सेंटिमेंट के ऊपर वोटिंग देने का ट्रेंड नहीं दिख रहा था। और अगर जो भी ग्राउंड में था, आप ग्राउंड में गए थे तो आपको समझ में आई होगी कि वो जो सेंटिमेंट था, लोग उस सेंटिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंटली ले रहे थे, पर उसके बेसिस पे वोट नहीं दे रहे थे। उसकी बहुत 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 रीजंस है, पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस इज दैट कि कांग्रेस कांग्रेस का जो सरकार है, कांग्रेस का जो सॉरी कैंपेन था, कांग्रेस का जो जिस तरीके से कैंपेन उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, उस पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी रह चुकी थी किसी तरीके से, क्योंकि वो उसको इतना स्ट्रांगली या एंथुजियास्टिकली इलेक्शन को देख नहीं रहे थे। उनकी कैंपेनिंग इतनी सीरियस नहीं थी। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना इलेक्टोरल पुश किया था, उसमें मुझे लगता था कि थोड़ा सा पहले से तैयारियां कम थी। और जब मान लीजिए फरवरी के आसपास एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के सीएम का एक टीम भेजा था, तब जाके थिंग्स थोड़ी सी पिकअप हुई थी। ये तो अगर आप वोटिंग पैटर्न्स देखें तो आपको यही समझ में आएगा कि किसी किसी जैसे जो बीजेपी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है अपर असम में, वहां बहुत वोटें घटी हैं कांग्रेस की। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंट एरियाज थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थी, उसमें भी लोगों को किसी तरीके से वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं। उसका क्या ही रीजन हो सकता है, स्पेशली इन ईयर जब ये एनटीसीए की प्रोटेस्ट के बाद इलेक्शन हुआ था, तो उसका अच्छा मतलब अमृता, यही एनटीसीए का असर क्यों नहीं पड़ा? लोग ये कह रहे थे कि सीए से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आसाम के लोगों को है। आसाम की जो कल्चर है, जो जुबान है, तहजीब है, उस पर सबसे बड़ा हमला है। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी आसाम में हुआ। वही उन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, कहते लोगों की जाने गई जी। और बीजेपी ने लाया था। लेकिन जब ये सरकार आई तो इनके खिलाफ वोट देते वक्त उनका कोई गुस्सा सामने नहीं आया, उनका कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखा। मेन रीजन क्या है? क्या सरकार उनको समझाने में कामयाब रही है बीजेपी? एनटीसीए के बेसिस पे वोटिंग ना करने की दो इम्पोर्टेंट वजह मुझे लगता है ये है कि पहली बात तो कांग्रेस इस सेंटिमेंट को कैश इन नहीं कर पाया। इस सेंटिमेंट को अगर आप पकड़ के आप लोगों के बीच में ज्यादा जाते, आप कैंपेन को थोड़ा ज्यादा पुश करते, तो शायद आप इस सेंटिमेंट को वोट पे कन्वर्ट कर पाते। मुझे ये लगता है कि सब बहुत कमी रह गई थी कांग्रेस को इस चीज को थोड़ा ज्यादा यूटिलाइज करने का। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत कम रहा है।
बिकॉज उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत चीजें करी है। असम जैसे कोई स्टेट है वो डेवलपमेंट के बेसिस पे बहुत बड़ी वोट जाती है। आप जातिवाद के ऊपर वोट दे सकते हो, आप आइडेंटिटी के ऊपर वोट देते हो, पर आज आज कुछ सालों में आप ट्रेंड्स देखेंगे कि बहुत बड़ी वोट डेवलपमेंट पे जाती है, कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया है इस सरकार ने, कुछ किया है, कुछ पैसे आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंटल जो काम थी वो बहुत आगे थी। इनफैक्ट कांग्रेस की जो लास्ट सरकार रही थी उन्होंने भी बहुत काम की थी, पर किसी तरीके से तीन तीन टर्म्स का एंटी इनकम्बेंसी वो झेल नहीं पाए, तो अच्छा, उनके 2016 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो जो एक मेन रीजन सामने आई थी वो ये कि एआईयूडीएफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में थी और इन दोनों के दरमियान अच्छा खासा सेकुलर वोट तकसीम हुआ था और उसकी वजह से बीजेपी को जीतने में आसानी हो गई थी। उसी को देखते हुए इस मर्तबा आसाम में यूटीएफ और कांग्रेस ने अलायंस किया, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो इस बुनियाद पर एक मजबूत दलील थी कि बीजेपी सरकार में नहीं आ पाएगी। तो क्या ये जो अलायंस है ये नाकाम साबित हुआ या क्या इसका फर्क पड़ा है, क्यों ये बेअसर साबित हुआ? देखिए, पिछली बार जब ये इलेक्शन पिछली बार का जो ये बोल रहे थे कि फ्रेंडली मैच चल रहा था एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी कांग्रेस ने कभी भी जब अलायंस की बात आती है एआईयूडीएफ के साथ ओपन अलायंस नहीं किया है। बिकॉज एआईयूडीएफ का जो यानी कि वोट शेयर आती है वो बंगाली मुस्लिम से आती है, और असम में एक जो एनटीसीए वाली जो एक सेंटिमेंट है, जो आउटसाइडर वाली सेंटिमेंट है, उसमें वो ये समझते हैं कि बंगाली मुस्लिम्स का ये जो वोट बैंक है वो एसएमईज वोट्स को काट जाएगा। तो जो प्रो एसएमईज वोट्स हैं वो एंटी दे स्टैंड इन ओपोजिशन टू दिस। तो इसलिए क्या होता है कि कभी भी कांग्रेस ने अलायंस खुल के नहीं की है, ये फ्रेंडली मैचेस होती थी। जो तरुण गोगोई जी होते थे, वो संभालते थे चीजों को, तब कभी भी ये अलायंस ओपनली नहीं होता था। अब वो इस तो साल बीजेपी का एजेंट कहते थे कि बीजेपी के लोग हैं। हाँ, वो उनके बीच में चलता रहता है कि बीजेपी कहते हैं ये हम्म, कांग्रेस का बी टीम है, कांग्रेस कहती है बीजेपी का बी टीम है। मेन बात ये है कि ये सभी समझते हैं कि ये बंगाली मुस्लिम्स का वोट बैंक है, वोट है, तो हम्म, ये हमारे अगेंस्ट है। वो एक नजरिया है देखने का। और अच्छा। जैसे इस बार का चुनाव रह चुका है, एनटीसीए के बाद जब ये सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा उभर गई थी, जब कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस कर ली थी, तो आई थिंक सो कि ये बहुत लोग इस बात से गुस्सा हो गए थे। उनको लग रहा था कि हाँ, बाहर के लोगों के साथ आपने हाथ मिला लिया। अपर तो असम के ये असम हाँ, अपर असम में आप देखेंगे बहुत घाटा हुआ है कांग्रेस को, वो उनका गढ़ बहुत है। ज्यादा। तो वहां तो ये होना नहीं चाहिए था, स्पेशली जब तरुण गोगोई जी की डेथ हुई है अभी रिसेंटली, तो उसी सेंटिमेंट में शायद थोड़ी बहुत आ जाती उनको वोट। बट ये भी नहीं हुआ इस बार, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। कांग्रेस को अभी एक जो माइनॉरिटी वोट बैंक पे ये सारा डिपेंड करके वापस जीतना चाहते हैं, ये एक फीलिंग है। और असम में मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स अ लिंग्विस्टिक डिवाइड। तो ये ही सोचते हैं कि दीज आर बंगाली स्पीकिंग पीपल, सो वी आर एसएमईज पीपल। तो ये एक डिवीजन हमेशा से ही रहा है। तो उसी बात पे आई थिंक वोट, जब कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था एआईयूडीएफ के साथ इस साल, तो शायद उनको उससे बहुत ही फर्क पड़ गया था उनकी वोटिंग पैटर्न्स के तो लिए। मतलब अमित शाह या बीजेपी ये कैंपेनिंग करने में कामयाब रही कि राहुल गांधी ने बदरुद्दीन अजमल से हाथ मिला लिया है तो वो आसाम को इस्लामिक स्टेट बना देंगे या आसाम के जो ओरिजिनल आसामी है उनको खतरा लायक है, एक तरह से बीजेपी इसमें कामयाब रही, इसको इस तरह देखा जाए? जी, आई थिंक जो वोट पुलर्स हैं असम में, आई मीन यानी कि आप देखेंगे अमित शाह जी गए हैं, नरेंद्र मोदी जी गए हैं, तो उनसे तो वोट आती ही है। पर असम में जो वोट बैंक एक बैठा बिठाया है, उसमें जो बीजेपी का वोट बैंक बैठा बिठाया है, उसमें बहुत ही फैक्टर्स रहती हैं। पहले तो ये वेलफेयर स्कीम्स की जो मैं बात कर रही थी, दूसरा एक बीजेपी का इलेक्शन मशीन आप कह लीजिए, वो है हिमंता विश्व जी के रूप में। तो हम्म। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये जो लास्ट मोमेंट रैलीज है, ये थोड़ी सी वोट पुल करती है, पर जो डिसीजन हुआ हुआ होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। वो लास्ट मोमेंट डिसीजन असम में शायद ही कम होता है। अमृता, आपने कहा कि यूटीएफ के अलायंस की वजह से अपर आसाम में लोग उनसे हट गए, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह कांग्रेस को वोट नहीं मिल पा रहा। बंगाल में कांग्रेस जीरो पर आ गई है,
बिहार में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और बिल्कुल 10 पर सिमट गई थी, और वही हाल असम में भी हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि एआईयूडीएफ के साथ अलायंस की वजह से कांग्रेस को जो सीटें मिल रही है, 30-29 सीटों पर जो उनकी लीड बनी हुई, तो कहीं ना कहीं यूडीएफ की देन है कि उनके साथ अलायंस होने की वजह से उनका वोट बटा नहीं है। तो जी ये जी कह जी। देना कि उनकी वजह से उनका वोट हट गया है या कांग्रेस की हार हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जैसे देखिए, जो एआईयूडीएफ की वोट बैंक है वो एक क्षेत्र पे उनका चलता है, यानी कि एक क्षेत्र है जहां एआईयूडीएफ का कोई चैलेंजर नहीं रहा है। तो हमें पता ही होता है कि एआईयूडीएफ अगर इतने सीटों में लड़ेंगी तो ये सीटें वो लाएंगी ही। इतने, इफ अगर मान लीजिए 14 सीट मिली है, उनमें से 10-12 तो मिलने ही है, वो तो तय होती है वो। 14 पे लीड कर रहे तो हैं वैसे भी वो। हाँ, 14 पे लीड कर रहे हैं अभी। तो कांग्रेस की अगर आप देखेंगे, वो जो आपकी एश्योरेंस होती है कि ये सीट लाएंगे, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो एआईयूडीएफ के साथ है। बट अगर आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे, जो समर्थन करने वाले हैं कांग्रेस के, जो उनके वोटर्स हैं और जो एआईयूडीएफ के वोटर्स हैं, वो बहुत ही अलग हैं। इन द सेंस, असम जैसे एक जगह पे जहाँ पे एक सब नेशनलिज्म का डिबेट बहुत ही उभर के आया है लास्ट कुछ सालों में, तो अगर एक वोट बैंक बंगाली मुस्लिम्स का वोट बैंक है, तो उस वो यूजुअली इट स्टैंड्स इन ओपोजिशन इन टर्म्स ऑफ हाउ परसेप्शन वर्क्स अगेंस्ट द एसएमईज वोट। तो इसलिए क्या होता है कि जो अपर असम के वोट्स होंगे या कहीं और के असम के वोट्स होंगे, वो यही सोचेंगे कि हाँ, ये तो एआईयूडीएफ के साथ समर्थन है तो हम इनको वोट नहीं देंगे। तो यही एक सोच रहती है। तो शायद इसलिए कांग्रेस को इस पे असर पड़ा है। पर पहले आप देखेंगे, जब ये अलायंस करते थे तो ये फ्रेंडली मैचेस करते थे, यानी कि कांग्रेस को इतने वोट तो मिलने ही है, तो आप इसकी बात ही मत करो, आप अपने अपने किसी और मुद्दे पे बात करके आप डेवलपमेंट पे बात करो या किसी और पे। तो वो अपने बल पे शायद अगर खेलते तो उनको कुछ और सीटें आती और एआईडीएफ के साथ बाद में जोड़ सकते थे, शायद वो कर सकते थे, वो थोड़ा सा इनको और फर्क पड़ता। ये क्या तरुण गोगोई के न होने का भी नुकसान हुआ है क्या, कि जो गौरव गोगोई थे या विपिन बोरा वोरा, ये लोग संभाल नहीं पाए आसाम को? देखिए, आप अगर देखेंगे असम पॉलिटिक्स का जो लास्ट फ्यू इयर्स का दौर रहा है, तो उसमें राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने बहुत ही इंडिपेंडेंस दी हुई थी तरुण गोगोई जी को। वो हम्म। कांग्रेस बहुत ही स्टेट्स के साथ नहीं करती है जो उनको करना चाहिए। इस बार अगर आप देखेंगे, बहुत फैक्शनलिज्म था कांग्रेस के बीच में, और ये फैक्शनलिज्म कम हो जाता अगर तरुण गोगोई जी बैठे होते। तो उससे मेरे ख्याल से इंटरनली इनको ऑर्गेनाइजेशनली बहुत फर्क पड़ा है। अब ये लास्ट मोमेंट पे छत्तीसगढ़ के सीएम बाघेल जी आ गए थे, उन्होंने थोड़ा सा संभाल लिया था, एआईसीसी से टीम आई थी, उन्होंने थोड़ा संभाल लिया था। बट अगर तरुण गोगोई जी थे तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मतलब उनके वोट्स जो पे तो आपस उनको। का विवाद है उसका काफी नुकसान हुआ। अच्छा, हेमंत हाँ बिस्वा शर्मा ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। 2016 में भी बहुत सारे कांग्रेसियों को उन्होंने तोड़ लिया और बीजेपी में मिला दिया, और अभी भी कई सारे कांग्रेस के जीते हुए एमएलएस को वो बीजेपी में ले गए और दोबारा बीजेपी से वो जीत रहे हैं। जी। तो कांग्रेस की ये तो एक बड़ी नाकामी है कि वो अपने मेंबर्स को ही बचाने में नाकाम हो जाती है। हाँ। जी, शायद ही अभी इस टाइम पे, आई मीन, बहुत 2016 से लेके अब 2021 हो गया, इन 4-5 सालों ने बहुत ही कांग्रेस लीडर्स ने, शायद खुल के ना कही हो, बहुत सारे कांग्रेस की लीडर्स हैं, वो उनका मानना यही रहा है कि हिमंता विश्व शर्मा को जाने नहीं देना चाहिए, और वो चले गए। उसके बाद पूरी सरकार गिर गई, नॉट जस्ट असम की, बाद में एक एक अन्य राज्यों में भी, उस क्षेत्र में अन्य राज्यों में भी सरकार गिरने लगी एक एक करके। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस का सारा दौर संभालने वाला हिमंत जी थे। तो उसके बाद जब वो चले गए, उनको पता है कि इस स्टेट में, इस फलाना स्टेट में ये बार्गेनिंग पावर चलती है, इनके साथ बात करेंगे तो ये होगा। तो उनको पूरी इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आती है, बिकॉज उन्होंने ये काम कांग्रेस के लिए पहले नहीं, किया उनको हुआ उनको है। स्टेटस भी तो नहीं मिला ना, वो तरुण गोगोई के बाद खुद को चीफ हाँ। मिनिस्टर का दावेदार समझ रहे थे, जी वो अपने जी बेटा को आगे बढ़ाने लगे। जी, वो एक ये शायद गलती बात रह गई। कई जगह हुई, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से गलती हुई, आसाम में, सॉरी राजस्थान में जाते जाते सरकार बच गई। अमृता ये बताइए, बीजेपी अब तो जीत रही है, तो बीजेपी आपके ख्याल में किसको चीफ मिनिस्टर बनाएगी? हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बार बार आया कि उनको बीजेपी बनाएगी, या फिर सोनोवाल को, क्या लगता है आपको? जी देखिए, ये जैसे जैसे 2019 दिसंबर में, सॉरी 2018 दिसंबर में जब राजस्थान की इलेक्शंस हुई थी,
तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं गहलोत जी बनेंगे या पायलट जी बनेंगे सीएम। तो उस टाइम पे एक सोच ये थी कि अगर बहुत ही बहुमत से आ जाएंगे तो पायलट जी बन जाएंगे, अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है कि आपको हाथ पे मारने की जरूरत पड़ेगी सरकार फॉर्म करने में, तो गहलोत जी बनेंगी, क्योंकि बार्गेनिंग पावर उनके हाथ में है। हम्म। तो असम में भी अगर आप देख लें वो सिचुएशन सिमिलर ही है, बहुत ही सिमिलर है असम में हाँ, ये तो सिचुएशन। है। तो बिकॉज हिमंता जी अगर मान लीजिए बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने में तकलीफ होती और बार्गेनिंग पावर की जरूरत होती, तो शायद हिमंता जी को और उनका जो दावा है सीएम के सीट पे वो बहुत बढ़ जाता। अब ये है कि आप देखिए एक सीएम जो जिसके नाम पे आपने इलेक्शन खेला है, बीजेपी ने इलेक्शन जब वो किसी भी इलेक्शन को अप्रोच करते हैं किसी भी क्षेत्र में, हर टाइम हर एट एवरी अपॉर्चुनिटी वो किसी सीएम फेस को नहीं करते हैं। असम में वो एक बड़ा एक्सेप्शन था और उसमें सोनोवाल जी के नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी। इस बार इन्होंने इलेक्शन किसी के नाम पे नहीं लड़ी थी, वो मोदी जी का ही चेहरा था, उसमें सोनोवाल जी का नाम नहीं था। तो वो एक हम्म। ओपन एंडेड क्वेश्चन रह गया था। पर सब आई मीन अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मुझे जो लगता है अंडरस्टैंडिंग यही था कि अगर इजीली जीत जाते हैं तो शायद सोनोवाल जी आ जाएंगे, और अगर थोड़ा सा कष्ट करने की जरूरत पड़ेगी फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, थोड़ी सी कसर रह जाती है, तो हिमंता जी करेंगे क्योंकि वो मैनेज कर पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे एक गवर्नमेंट आपने फॉर्म करी, उसके बाद पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कमिंग बैक टू पावर इन असम। Why? Because the CM has no corruption issues against him. उनका कोई उनके नाम पे कोई दाग नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो हाई कमांड है वही कहेंगी कि इनके नेतृत्व में हम फिर से आए हैं पावर में, तो इन्हीं को जाना चाहिए। मुझे ये लगता है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट द बिल्कुल, मेरे ख्याल बीजेपी। में सरकार भी इजीली बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी खुद सिंगल 55 सीटों पर लीड कर रही है, 11 सीटों पर एजेपी की लीड है। एक और जो उनका अलायंस है उन्हें भी 7-8 सीटें मिल रही है। तो जी कुल मिलाकर के इजीली बन जाएगा। अगर कांग्रेस की 50 प्लस सीटें आ जाती मिला करके, तो थोड़ा सा वो होता कि बार्गेनिंग इधर से उधर करेंगे। जी अच्छा जी अमृता, ये जी। बताइए, बीजेपी की जो हुकूमत रही पिछले 5 साल की, और खासतौर से सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनका दौर कैसा रहा है? क्या बीजेपी के जो दूसरे राज्य हैं, क्या उसी तरह वहां भी हिंदू मुस्लिम हुआ, कम्युनल हुआ है, या मजमूरी तौर पर ठीक ठाक रहा है बीजेपी का 5 साल आसाम में? देखिए बीजेपी का 5 साल असम में तो डेवलपमेंटली ठीक ठाक ही रहा है। बट अगर आप बाकी मुद्दों की बात करें तो आप देखिएगा कि सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे कांग्रेस का जो अब बीजेपी का जो गवर्नमेंट था उसको, आई मीन बीजेपी जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स से उनको बड़ी हिट मिली थी, क्योंकि लोग तो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। लोग कह रहे थे कि इन्होंने हमारे देश को बेच दिया है। तो बेसिकली असम में अंडरस्टैंडिंग ये था कि एनआरसी जो फॉर्म हुई थी, एनआरसी क्यों फॉर्म किया था, लोगों को लगता है कि बाहर के लोग बहुत ज्यादा आके असम में बैठ गए हैं। असम का एक स्टेट है जो इसमें रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है, ये दिल्ली से बहुत दूर है, तो रिसोर्सेज की कमी रहती है। तो बाहर से अगर लोग आ जाते हैं तो रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा झगड़ा होगा। तो इसलिए वो एक सेंटिमेंट है कि बाहर के लोग हम ज्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू। दूसरी बात ये है कि देखिए एक देयर इज ये जो लिंग्विस्टिक डिवाइड पे फाइट है यूजुअली, ये एसएमईज और नॉन एसएमईज स्पीकिंग डिवाइड है। और व्हेन आई से नॉन एसएमईज स्पीकिंग, तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि बांग्लादेश से वॉर के बाद आ गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन के आ गए थे, उसके बाद भी कितने साल आ रहे थे अनडॉक्यूमेंटेड एंट्रेंस टू असम। तो बेसिकली उसके ऊपर ये पूरा मुद्दा था कि ये हमारा जगह आके ये हमारी जगह पे बस गए हैं, तो हमारे रिसोर्सेज को ले लिया इन्होंने। जब सीए आया तो ये बंगाली हिंदूज को, यानी कि आप पहले कह रहे हैं कि एनआरसी से हम सारे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनका कोई कागज नहीं है, जो शायद असम में पैदा नहीं हुए थे, वो कहीं बांग्लादेश में पैदा हुए होंगे, पर सिंस पोरस बॉर्डर है तो इंडिया में आ गए, तो ये इंडिया में बस गए हैं, असम की रिसोर्सेज के ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, अब डिसाइड करेंगे क्या करना है। उसके बाद वो सीए ले आए। सीए में ये कहा गया कि जो हिंदूज हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो नहीं। अब आप देखिए सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे, असम के ही लोग थे। असम के यानी कि लोग ये थे। क्लियरली प्रूव करता है कि ये हमारा डिवाइड जो था लिंग्विस्टिक डिवाइड है, इट्स अ मैटर ऑफ रिसोर्सेस, बट इट वाज नेवर अ मैटर ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो असम में हिंदू मुस्लिम का तो
इशू बहुत ही कम रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सीए के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस इशू को रिलीजियस कलर दिया गया था बिकॉज ऑफ द सीए, और वो उस पे वो एक आरोप था बीजेपी के अगेंस्ट कि आपने ये जो आइन है, आप ये लाके ये कहना चाहते हो कि ये जो रिसोर्सेज है इसमें सिर्फ बंगाली हिंदूज का अलाउंस है अपार्ट फ्रॉम दी एसएमईज एंड नॉट फॉर बंगाली मुस्लिम्स। और आप अगर देखेंगे जो असम के मुस्लिम्स हैं, जो असम के लोकल मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था। अब अच्छा, ये बीजेपी का भी तो दोहरा है ना। बंगाल में बीजेपी बोलती है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको हम शहरियत देंगे, उनके लिए हमने जी कानून बनाया है। और जी असम में बीजेपी उन्हें बाहर निकालने की बात करती है, हालांकि ऐसा नहीं है। असम में भी जो आए हुए हैं ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे किनारे जो आबाद हैं, हम्म, तो उसमें भी हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। और अच्छा, वो लोग कोई अभी नहीं आए हैं, वो 1950 से पहले के आए हुए हैं। और जब उन्हें लाया गया था मजदूर बना करके कुछ काम कराने के लिए, फिर यहीं रह गए। बेचारे हर साल सैलाब से परेशान होते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में भयानक सैलाब आता है, उनका पूरा घर का घर बह जाता है, उनके पूरे कागज पूरे डॉक्यूमेंट्स तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मुश्किल से तलाश में वो लोग अपनी जान को दूसरे नंबर पर रखते हैं, पहले अपने कागज को पहले बचाते हैं। तब तो यहाँ का हिस्सा है। तो आसामी जो लोग हैं, आसामीज जो हैं, उनको क्यों एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो आई थिंक ये इसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट्स की कमी रह चुकी है, बहुत प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी, अब बीजेपी की इस सरकार की भी, क्योंकि ये एक क्लियर पॉलिसी नहीं था। देखिए अगर आप देखेंगे, मैं सिंपली बताती हूँ, जब 1950 में एक नेशनली हमने तय किया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हम एक हम्म, अपडेट करेंगे, तो सिर्फ असम ही एक स्टेट था जिसने अपना अपडेट किया था 1950 हम्म, में। तो उसके बाद क्या हुआ, इतने ऑल दिस इयर्स हमारा जो बॉर्डर है वो पोरस रह चुका है। बिकॉज वो बॉर्डर पोरस रह चुका है, तो लोग आए आए हुए हैं असम के अंदर और जाते हैं, बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स हैव कम इन। बट ये जरूर है कि ये जो सिस्टम है इसको बहुत पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। कांग्रेस में बहुत बड़ा आरोप है कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एज कांग्रेस वोटर्स बाय गिविंग देम पेपर्स। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप है। बीजेपी के ऊपर आरोप ये है कि अगर इन लोगों को ये पूरा आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें से सिर्फ हिंदूज को अपना वोटर्स बनाएंगे और मुस्लिम्स को नहीं बनाएंगे। तो ये एक जो अफरा तफरी होती है पॉलिटिकली, इसको जिस तरीके से इस मुद्दे को यूज किया गया है, उसी मुद्दे पे आई थिंक बार बार इलेक्शन लड़ा जाता है। तो आप देखेंगे अभी असम अकॉर्ड के ऊपर जो बात चल रही थी वो भी बढ़ने वाली है अभी, क्लॉज 6 वाली। ये चलती रहेगी बिकॉज ये पॉलिटिकली रेलिवेंट रहती है। तो वंस इट इज पॉलिटिकली रेलिवेंट, तो इट इज नॉट मच ऑफ अ चॉइस। जो वोटर है इसके ऊपर थोड़ी सी उनका ध्यान रहता ही है। तो मैं समझती हूँ कि ये जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे, जब तक आप थोड़ा सा इस पे बैठ बैठ के ठीक ठाक इसको नहीं करोगे, तो बात ये चलती है। दिस कन्वर्सेशन हैज नॉट क्लोज्ड, इसलिए सबकी ध्यान इसमें बिल्कुल। आती रहती है बीच बीच में। तो बहुत शुक्रिया। शाम का जो ताज़ा अपडेट है वो यही है, अमृता के बीजेपी कंटिन्यू लीड कर रही है तकरीबन 70 से अब सीटों पर। जी और जो कांग्रेस कांग्रेस है वो 28 सीटों पर है, यूडीएफ 14 सीटों पर है। अच्छा, एक और बात इलेक्शन के ताल्लुक से, कि जो राइजर दल है, मतलब अखिल गगोई की पार्टी, या एक दो जी और लोकल पार्टी जिनके साथ अलायंस नहीं हो सका, या इन लोगों ने अपना एक अलग से अलायंस बनाया था, क्या हाँ इन करेक्ट। लोगों की वजह से भी एक थर्ड फ्रंट था, वोट तकसीम हुआ है, कांग्रेस का नुकसान हुआ हाँ है, या कोई थोड़ी सी, इफेक्ट नहीं है? नहीं थोड़ी सी तो इनकी वोट गई है, थोड़ी सी सेक्युलर जो वोट एंटी सीए वोट है उसमें थोड़ी हम्म, सी असर तो पड़ी है डेफिनेटली। क्योंकि वो सेम ही वोट बैंक के लिए लड़ रहे थे, तो मतलब वो शायद भी कुछ, चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ ही थे, कांग्रेस जैसी बातें वो भी कर रहे थे। हाँ वो सेम ही बात कर रहे थे। और एक तो जैसे देखिए जो स्टूडेंट लीडर थे लुरिन गोगोई, उन्होंने हम्म, तो ये असम गण परिषद के एग्जैक्ट ओपोजिट उन्होंने एक पार्टी बनाया था, असम हम्म, जातीय परिषद। वो कह रहे थे कि असम गण परिषद ने हमारी बात नहीं मानी, जो एसएमईस लोगों की बात नहीं मानी और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, तो हम इनको अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम फिर से अपना नया एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे। तो असम जातीय परिषद उन्होंने फॉर्म किया। तो सेम जो असम जातीय परिषद जिस चीजों पे मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही थी, वो आधे से ज्यादा मुद्दे कांग्रेस की भी थी सेम।
तो आप अगर देखेंगे अखिल गोगोई जी का भी सेम ही मुद्दा था, और अगर आप देखेंगे अखिल गोगोई जी और आसाम जातीय परिषद, इन सब का मोस्टली अगर आप देखेंगे एरियाज भी सेम ही थी जो कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, तो थोड़ी बहुत तो कांग्रेस को इस बात से तकलीफ पहुंची है। अच्छा, एक और बात, कांग्रेस ने अलायंस में 7-8 पार्टियां शामिल थी। कांग्रेस, जी दूसरे नंबर पर यूडीएफ, इसके अलावा बोडोलैंड फ्रंट है, कम्युनिस्ट की 3-4 पार्टियां शामिल थी, और भी पार्टियां शामिल थी, बट किसी का जो रिजल्ट है अच्छा नहीं रहा। मिला जुला के यूडीएफ ने ही अच्छा रिजल्ट दिया है, 14 में से 14 सीटें दे करके कांग्रेस को जी जीत रही है, यूडीएफ दे रही है जीत करके। बोडोलैंड फ्रंट सिर्फ 2 सीटों पर अभी लीड कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है, उनके 3 में से बाकी सब गायब है। जी देखिए, जैसे जिन जिन इन्होंने जो ग्रैंड अलायंस बनाई थी, उस ग्रैंड अलायंस में सबसे की प्लेयर्स तो एयूडीएफ थी और बीपीएफ थी, बोडोलैंड पीपल फ्रंट, बोडो बोडो पीपल्स फ्रंट। तो बोडो पीपल्स फ्रंट पहले तो पिछले साल तो बीजेपी के साथ थी, पर बीजेपी ने एक नए पार्टी के गठन में मदद की थी, वो है यूपीपीएल। तो यूपीपीएल सेम ही क्षेत्र से था, सेम ही क्षेत्र से था, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल की जो एरियाज हैं उसी में ये वोट जाती है। तो तो बीपीएफ अन कंटेस्टेड लीडर था उसमें, पर बीजेपी हैज हेल्प्ड दिस न्यू पार्टी फॉर्म। अब उसका रीजन क्या है वो तो बीजेपी के लीडर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएफ की बैठी बिठाई वहां पे सरकार थी, उनका बहुमत था हमेशा का। अब वो बहुमत टूट गया है अगर आप देखेंगे तो। यूपीपीएल को बिल्कुल, बहुत हेल्प किया है, बीजेपी ने बहुत हेल्प किया है। और वोट तो बन गया, बीपी 8 सीटों पर लीड कर रही हो पार्टी, मतलब जीत रही है। हाँ, और लीड कर रही उन्हीं है के वो, सहारे एग्जैक्टली सरकार ऑपोजिट। बनेगी बीजेपी की, उनकी जो 8 हाँ सीटें हैं बड़ी मददगार होगी उनके लिए। हाँ, वो तो बहुत मदद की बात होगी, बिकॉज देखिए वो सीट काटने के लिए क्यों आगे थे, क्योंकि बोडो एरियाज में जो वोटिंग की का जो माहौल है, बेसिकली क्या होता है कि वहां भी एक वो एरियाज है, वो एआईयूडीएफ के एरियाज के ज्वाइनिंग एरियाज होती हैं, तो वहां भी उनका अनबन रहता है थोड़ा सा वोटर्स का। तो हमेशा क्या होता है कि एआईयूडीएफ को इस बात से, जो बीपीएफ का कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ, उससे एआईयूडीएफ को बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अभी बोडो बोडो वोट्स जो हैं, जो एआईयूडीएफ के एरियाज में है, वो तो बिल्कुल ही एक भी प्रॉब्लम ही नहीं आ, वो सब वोट कर रहे थे इनको कांग्रेस के साथ जो अलायंस करने के बाद। बट बीपीएफ का इससे शायद घाटा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि यूपीपीएल का जो पूरा इलेक्शन पुश है वो बीजेपी ने बहुत बहुत ही स्ट्रांगली उनको हेल्प किया है। तो उससे क्या होता है कि प्रचार हो या कुछ हो, और लास्ट में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, ये जो ऑटोनोमस काउंसिल की इलेक्शंस है उसमें भी यूपीपीएल ने बहुत अच्छा किया है। तो यही कंटिन्यू हुआ है इस बार। तो बीपीएफ शायद उतना, आई मीन जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा कर नहीं पाई वो। बिल्कुल नहीं कर पाए। अच्छा है, 2 सीटों पर लीड कर रही है कम से कम। उन्हें हालांकि 12-13 सीटें दी गई थी अलायंस में। तो हम्म। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमृता मधुकलिया थी, थैंक यू। शॉर्ट में असिस्टेंट एडिटर है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की डायरेक्टर और मैनेजिंग कमेटी की मेंबर है, और हमारे साथ उन्होंने आसाम की सियासत पर तफसील से बातचीत की, तफसील से आसाम के हालात बताया, और इसलिए भी मुमकिन हो पाया कि अमृता आसाम से ही ताल्लुक रखते हैं, तो रीजनल आसामी जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगता है कि उनके जो जमीनी हक़ाइक़ है वो चीज़ें समझ में आती है। आप सब आसाम के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, अमृता ने कितना सही कहा है, क्या तज्जिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपनी बात। मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। बहुत शुक्रिया थैंक यू। अमृता, आपने थैंक टाइम यू। दिया। थैंक यू।